देखो चैप्टर में पढ़ना क्या है ना, ब्रीफ में एग्जाम के हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, कि अभी जो आप लोग को काम आ जाए एग्जाम के हिसाब से। देखो हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें कि चार्ज क्या होता है। स्टार्ट हम चार्ज से करेंगे जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ही आपके रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो फ्लो भी करते हैं, क्योंकि बाकी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन तो अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही है जो, है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो क्या करेंगे, कंडक्टर में फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये चार्जेस आपके इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज अपन Q इज इक्वल्स टू एन करके निकालते हैं, कि जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा आपका कि इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज क्या हुआ आपका, Q इज इक्वल्स टू एन। तो आप ये बोलो कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है ना, जो है ना, जिसके हेल्प से अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल रिपेल अनदर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी जिसको अपन चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये चार्जेस अपन प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जैसे आप कोई बॉडी को रब कर दो, है ना, जैसे आपने ग्लास वूल को रब कर दिया सिल्क रॉड से, ग्लास वूल लिया उसमें सिल्क रॉड रब कर दिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं किसी भी एटम के। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, उससे आपको उस पर्टिकुलर जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उस बॉडी को क्या मिल जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें वो इलेक्ट्रॉन गया है उसको क्या मिल जाता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे हम स्केल लेके भी बाल में घिसते हैं और वो पेपर चिपकाते हैं, ये एक्टिविटी कभी करी आपने? एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आपने जब वो स्केल को बालों में घिसा तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए आपके बाल से इधर, कहा, स्केल में, ठीक है। अब इसको जब आपने उस पेपर के ऊपर लेके आया तो वो अट्रैक्ट हो गया इससे, तो हुआ क्या है, आपके बालों से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए, तो बालों को मिल गया पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके टिप में आ गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ना, मतलब ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं इसके कारण ही चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। आपने रब किया, चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स, अपन जब कंडक्टर की बात करते हैं ना तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स कौन होते हैं, आपके मेटल्स, है ना। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो अगर आपने एक ब्लॉक लिया है जो एल्यूमिनियम का है, समझ लीजिए एल्यूमिनियम एक मेटल है, आपने एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक लिया है जिसमें एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे, तो सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम नहीं है, हर एल्यूमिनियम ने 3-3 इलेक्ट्रॉन लूज भी किए हैं, हर एल्यूमिनियम ने 3-3 इलेक्ट्रॉन लूज भी किए हैं। तो यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो उन सारे पॉजिटिव चार्जेस को, एल्यूमिनियम को आपस में बाइंड किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। ऐसा समझो कि ये आपका मेटल ब्लॉक है, ये पॉजिटिव आयन Al3 पॉजिटिव, और उसके पास वो 3 इलेक्ट्रॉन इधर इधर निकल के बाहर पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एल्यूमिनियम के आयन्स होंगे और ऐसे हर आयन ने 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। इस तरीके से मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बस एक पाथ चाहिए। क्या चाहिए, एक पाथ। तो हम क्या लगा देते हैं, बाहर एक वायर लगा देते हैं। ये भी कंडक्टर है, ये वायर भी कॉपर का ही बना है, ये भी कंडक्टर है। तो यहां से वो फ्लो करता है और हम यहां लगा देते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी या सेल, जिससे अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। आप लोग बैटरी समझते हैं ना, सेल समझते हैं, उसमें 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको अपन हाई पोटेंशियल बोलते हैं और एक लो पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल समझते हैं क्या होता है, चार्ज, क्लियर है ना। चार्ज आपका हर बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय रबिंग दैट बॉडी। तो एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, ठीक है। और उसको निकालेंगे कैसे, कितना चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कूलम, कूलम क्या हुआ, इसका यूनिट हुआ ना, चार्ज का यूनिट क्या हुआ, कूलम, COULOMB, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझना मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
बहुत छोटा है ना ये, 10⁻⁻19 बोल रहा हूं, मतलब वो नंबर बहुत छोटा है, 0.0000 ऐसा करके बहुत सारे जीरोस लगा के अपन 1 लगाएंगे तब होता है 10⁻⁻19। तो ये तो बहुत कम है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत ही कम है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लोगे कि वो 1 कूलम बन जाएगा? क्वेश्चन क्लियर है? तो आप कैसे निकालोगे? आप इसी से देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना कूलम होता है, तो 1 कूलम मतलब क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दो इधर, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। समझे क्या? हमने इस नंबर को यहां ट्रांसफर कर दिया, तो यहां क्या बचा? 1 कूलम, और ये नंबर इधर आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। सुन रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता है, सेम। ऐसे आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, 6, 2, 5 और 16 जीरोस और लगा दूं। इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे ना, तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनता है। सुन रहे हैं क्या? ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कंप्राइजेज 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो अगला जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये तो चार्ज हो गया, क्यू। तो चार्ज, इसमें याद करने वाली चीजें क्या क्या है क्यू में, कि क्यू इज द सिंबल विच वी यूज टू रिप्रेजेंट चार्ज। इसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ई, जहां पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट हो गया आपका चार्ज के लिए, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, वो है पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें, सुन रहे हैं? यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड उसकी एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? फील्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, है ना। उसका एक क्षेत्र बोल लो, है ना, कि जहां तक उसका इंफ्लुएंस होगा। अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज यहां रख दोगे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वो इलाके से बाहर है। सुन रहे हैं क्या? पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा, ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। समझ रहे हैं क्या? मतलब फील्ड के अंदर गए, मतलब उसका इफेक्ट आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। कोई पॉजिटिव चार्ज को भी लेके आओगे तो उसको वो रिपेल करना चालू कर देगा। पर कब? जब वो चार्ज उसकी फील्ड के अंदर आएगा तभी। ऐसे बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसी मैग्नेट की भी फील्ड होती है कि अगर आपने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, तो इस मैग्नेट का इफेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया तक ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ का मैग्नेट बाहर के आयरन को भी खींच के ले आएगा। उसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा कि जहां तक उसका इंफ्लुएंस है, जहां तक उसका इफेक्ट है, उस रीजन को बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। वैसे ही हर एक चार्ज की भी अपनी क्या होती है? फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की एक फील्ड है, करेक्ट। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कि जब भी आप एक पॉजिटिव चार्ज रखे हो, उसकी फील्ड के अंदर आप एक और पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पे रखना चाहते हो। यहां पे सिर्फ रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि ये इससे रिपेल होके पीछे आ जाए वापस। तो अगर आप चाहते हो कि ये यहीं रहे, तो इसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा वहां रहने के लिए, ताकि वो इसके धक्के को अपोज कर सके, है ना। वरना ये तो इसको बाहर फेंकेगा ना, रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बट इसको अगर वहीं रहना है, तो इसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा वहां रहने के लिए, उसको अपोज करने के लिए। और वही वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। मतलब हमने अगर एक चार्ज को बाहर से अंदर लेके यहां लेके गए, तो उसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल। समझ रहे हैं क्या? तो इट इज द, पोटेंशियल का डेफिनेशन समझना, इट इज द वर्क डन बाय अ चार्ज, है ना। और कहां से कहां लेके गए उसको? इस रीजन को हम इंफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। चार्ज की फील्ड के बाहर का पूरा रीजन चार्ज के लिए क्या है? इंफिनिटी, क्योंकि वो वहां पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है ना। तो इंफिनिटी से जिस पॉइंट पर आप लेकर जा रहे हो, वहां तक जो वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ऑब्वियसली अगर आपको और पास लेके जाना है, तो और काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? तो यहां रखना है तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का काम करना पड़ेगा। पहले आपने यहां से यहां तक का काम किया था, आपको यहां से यहां तक और पास लेके जाना है उसके, तो और रिपेल करेगा।
तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी, और उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपने एक चार्ज पर, एक चार्ज पार्टिकल पर कितना काम किया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी वर्क का यूनिट जूल होता है, और चार्ज का यूनिट कूलम। अभी अपन देखे थे कूलम। तो वोल्ट या पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलम, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वोल्ट। जूल पर कूलम इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। तो ये हमारा पोटेंशियल का यूनिट हो गया वोल्ट। जैसे चार्ज का यूनिट कूलम था, है ना, और चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एन ई, वैसे ही पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझना। मान लो आपने इस चार्ज को यहां पे रखने के लिए कुछ काम किया होगा, उसको नाम देते हैं चलो वी ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए। आपने इस चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लेके गए, तो दैट इज वी ए। अगर इसी चार्ज को आपने पॉइंट बी पे लेके गए यहां पे, तो उसको पोटेंशियल देते हैं वी बी। तो जो वी ए माइनस वी बी होता है ना, उसको कहते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। कोई दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारी जो सेल और बैटरीज आती है ना, उसमें लिखा रहता है ना 9 वोल्ट की बैटरी है या 1.5 वोल्ट का सेल है, वह उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं, जैसे एक बैटरी लिया मैंने, और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसी को बोलते हैं 9 वोल्ट या 5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट की बैटरी या सेल होता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस हमें कंडक्टर को देना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू करें। वरना एक वायर में इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे, वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पर वो रैंडमली घूम रहे हैं इधर उधर, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है ना, कहीं भी जा रहे हैं। पर जैसे ही आपने उस वायर को एक सेल या एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, जहां पे पॉजिटिव एंड को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं बाय कन्वेंशन, और नेगेटिव को लो पोटेंशियल बोलते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही डायरेक्शन यानी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना चालू कर देंगे। और इन्हीं के फ्लो से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा अगला टॉपिक है विच इज करंट। समझ रहे हैं क्या? तो पहले अपन ने समझा चार्ज। चार्ज को फ्लो होने के लिए चाहिए कंडक्टर और एक पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर तो है कॉपर, और जब तक आपने उसको पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू नहीं करी। सिर्फ आपको लग रहा है कि मैंने कॉपर का वायर ले लिया तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो नहीं। जब तक आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे, वर्क करने के लिए आपको देना पड़ेगा ना, चार्ज को मूव करना है। देखो, करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ मूविंग, बोलो या फ्लोइंग बोल लो, मूविंग नहीं बोलना चाहिए, फ्लोइंग बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो अपन को भी कभी कभार करंट लग जाता है ना, किसी चीज को छू देते हैं तो, हम किसी चीज से घिसाते हुए निकल गए पर्दे से, या कोई किसी को टच कर देता है कभी, तो कभी फील नहीं किया आप लोगों ने? वो स्टैटिक करंट होता है। क्या होता है? बस आपकी बॉडी से उसकी बॉडी में चला गया वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो होता तो प्रॉपर करंट लगता, पर फ्लो कब होता है? वायर्स में, तब वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो स्टैटिक करंट्स हैं। जब आप मॉल में भी जाते हैं तो वो जो मॉल में जो क्या बोलना चाहिए उसको, रेलिंग्स होती है ना, उसको ऐसा आप टच करते करते चलो, आपको करंट लगेगा, क्योंकि वहां भी रब हो रहा है। रब होने से चार्जेस प्रोड्यूस हुए, और वो चार्जेस आपकी बॉडी में आए तो आपको कुछ सेकंड के लिए वो शॉक लगा, जो भी हल्का सा। ठीक है, तो वो स्टैटिक करंट होता है। और नॉर्मल करंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक वायर चाहिए, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करे और करंट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल में अपन को क्या क्या समझने की जरूरत है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को या पॉजिटिव पॉइंट को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और नेगेटिव पॉइंट को हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ही फ्लो होती है। आप पानी भी ले लो, पानी जब टॉप पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो पानी भी अपने हाई से लो में ही फ्लो करता है। हाँ हाँ हाँ, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना,
मतलब आपका वो पोटेंशियल दे रहा है, वो सेल आपको पोटेंशियल दे रहा है, मतलब वर्क डन करने के लिए आपको मिल रहा है एक सेल, बट उसका भी तो एक कैपेसिटी होगा कि आपको इतना देर तक ही वो चला करके वर्क दे पाएगा। जैसे ही उसका जो देखो बैटरी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन्हीं से वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट फ्लो करवा रहा है। जहां वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट खत्म होना चालू होगा, बैटरी डिस्चार्ज होनी चालू हो जाएगी। हाँ, वो ग्राफाइट का ही होता है, मतलब कार्बन से ही ग्राफाइट बनता है, और वो जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो ग्राफाइट की ही होती है। ठीक है, और अंदर हम लिक्विड कुछ भी भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कुछ पेस्ट भरेंगे। हाँ, जैसे हम गाड़ी में जो बैटरी लगती है ना, कार में, वो लेड एसिड वाली बैटरी होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एसिड, और लेड क्या होता है, लेड की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। समझ रहे हैं? तो वहां पर उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन करंट की तरफ, विच इज अवर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। इट इज डिनोटेड बाय आई। तो करंट क्या होता है? इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम इज करंट। तो I इज इक्वल्स टू Q बाय T, दिस इज अवर करंट। तो ये डेफिनेशन भी ऐसी बोलेंगे अपन, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। यूनिट देखो क्या होना चाहिए, कूलम अपॉन सेकेंड, यानी कि कूलम पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, जिसके लिए सिंबल होता है कैपिटल ए। ठीक है, तो जब भी आपने एक पोटेंशियल सोर्स दिया, सेल या बैटरी, सेल सिंगल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभार होता है कि एक सेल इज नॉट इनफ, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लेते हैं। जैसे आप देखते हो कि आपकी टीवी के रिमोट में 2 सेल लगते हैं, घड़ी एक सेल से चल जाती है, क्योंकि एक सेल से इतना पोटेंशियल मिल जाता है कि घड़ी चल जाए, उसके कांटे चल जाए। बट रिमोट को ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत होती है, ज्यादा वर्क की जरूरत होती है, तो हमको वहां पे 2 सेल लगाने पड़ते हैं। हाँ, की, हाँ की होगा, आएंगे अपन सर्किट में जब आएंगे ना तब बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि सेल को मिला करके अपन फिर बैटरी बनाते हैं। कि अगर आपको एक 1.5 वोल्ट के सेल से काम नहीं चल रहा, आपको 3 चाहिए, तो आप 1.5 और 1.5 के 2 ऐसे कनेक्ट कर दो कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, तो ये 1.5 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट की कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, और यहां हम अपना वायर जो लगाए हैं, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, डिनोटेड बाय दिस आई। ये एक सर्किट बनाया मैंने छोटा सा, अभी कंप्लीट सर्किट नहीं है ये, इसमें और भी कंपोनेंट्स हम लगाएंगे। ठीक है, बट सर्किट में ये एक कंडक्टर और एक पोटेंशियल सोर्स होना तो जरूरी है। ठीक है, तो करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड। आप देखो 1 वोल्ट 1 एम्पियर सब डिफाइन कर सकते हो कैसे, V क्या होता है, W बाय Q, I क्या होता है, Q बाय T। अब आप इसमें रख दो 1 जूल और इसमें रख दो 1 कूलम, इसमें रख दो 1 कूलम और इसमें रख दो 1 सेकेंड, तो ये आ गया 1 वोल्ट और ये आ गया 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन करोगे 1 वोल्ट को, कि 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1, सॉरी ऐसा नहीं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, कंज्यूम्स इतना अमाउंट ऑफ वर्क, तो आप बोलोगे इट इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का। वैसे यहां पे भी 1 कूलम चार्ज को फ्लो करना है अगर 1 सेकंड में, तो करंट प्रोड्यूस होगा 1 एम्पियर। तो ऐसे हम 1 एम्पियर और 1 वोल्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका करंट हुआ आई, यूनिट हो गया एम्पियर, फॉर्मूला हो गया Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने ये बोला, देखो अब अपन V पढ़ चुके हैं, अपन I पढ़ चुके हैं, अपन Q पढ़ चुके हैं, तो इनका जो लॉ था ना वो V और I से रिलेटेड ही था, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप दोगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब आपने ली 3 वोल्ट की बैटरी, आपने ली 5 वोल्ट की बैटरी, तो जाहिर सी बात है 5 वोल्ट वाले में करंट, क्योंकि आप वर्क डन ज्यादा करवा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इनका जो लॉ था उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पर बोलते कैसे हैं, पहले करंट बोलते हैं बाद में वोल्टेज बोलते हैं। मतलब स्टेटमेंट में पहले करंट बोला जाता है बाद में वोल्टेज बोला जाता है। कैसे समझना, कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर या अ कंडक्टर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। समझना ध्यान से, क्या बोला मैंने? ये रहा आपका कंडक्टर, है ना, ये उसके दो एंड हैं, इन दो एंड्स के बीच में तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और तभी जाके करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब इसी को मैंने स्टेटमेंट में कैसे बोला कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ये है हमारा लॉ। लिखते वक्त V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, क्योंकि अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं उसके कारण करंट बढ़ता है ना। और बोलते वक्त अपन क्या बोल रहे हैं कि करंट बढ़ेगा अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो। हाँ, उसके एंड्स में आप अगर 5 वोल्ट की बैटरी लगाए तो करंट एक पर्टिकुलर कुछ आएगा, 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो करंट और ज्यादा आएगा। यही हमारा ओम्स लॉ है। उसके प्रोपोर्शनल करंट बढ़ेगा। मतलब आप ये मत समझना कि 5 वोल्ट की बैटरी लगाए तो 5 एम्पियर करंट मिल जाएगा, नहीं। मान लो अगर 5 वोल्ट में 2 एम्पियर करंट मिल रहा है तो 10 वोल्ट करोगे तो 4 एम्पियर मिलेगा, मतलब उसके प्रोपोर्शनल करंट बढ़ेगा। और ऐसा नहीं कि 5 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर करंट मिल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा कंडक्टर कैसा है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। अब हमारा अगला टर्म आने वाला है, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए अपन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं विच इज R, और इस R का नाम है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भी ना एक प्रॉपर्टी है जो हर बॉडी में होती है, हर बॉडी में, हमारी बॉडी में भी है, कि जब हमारे अंदर से करंट फ्लो करता है तो हमारा बॉडी भी उस करंट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना, रुकावट, बैरियर। तो ये आपके करंट को क्या करता है? लिमिट करता है, ठीक है, रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है। वो चाहेगा कि उस वायर से कम करंट फ्लो हो। तभी तो देखो नॉन मेटल क्यों नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि नॉन मेटल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इंसुलेटर्स सुने? इंसुलेटर्स एक कंडक्टर्स होते हैं विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, और एक होते हैं इंसुलेटर्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। और मेटल में क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, इसलिए करंट आराम से फ्लो करता है। तो करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर एक मेटल का, हर एक कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है। कॉपर का भी एक रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि कॉपर में अनलिमिटेड करंट फ्लो हो सकता है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉपर वायर भी जल जाएगा। होता है ना शॉर्ट सर्किट कई बार, कि हमारे हम सुनते हैं कई बार कि एक दुकान रातों रात जल गई। क्यों? क्योंकि उसकी वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस उस वायर में जीरो होने के कारण, कम होने के कारण करंट इतना ज्यादा फ्लो कर गया कि वो वायर झेल ही नहीं पाया। वायर गर्म होता है ना, हमारा एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि जब किसी वायर से, किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है ना, तो वो वायर, वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि उसने वर्क डन किया है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए काम किया है ना, तो वो काम कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्ट होगा। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में। कई जगह हम उसी हीट एनर्जी को यूज करके अपना काम निकाल लेते हैं। जैसे कि आयरन गर्म करके हमने कपड़े प्रेस कर लिए, फिलामेंट गर्म करके बल्ब जला दिया, है ना, गीजर गर्म करके पानी गर्म कर लिया। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं। जहां अपन ने वो करंट गर्म कर रहा था, अपन को पता चल गया, तो अपन सोचे कि क्या क्या क्यों ना हम उस गर्मी को भी यूज कर लें। तो हमने उसकी गर्माहट को, उसकी हीट को भी यूज कर डाला। तो ये होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही बात? तो जितना मैंने एग्जांपल दिया आपको, गीजर का, हीटर का, बल्ब का, है ना, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? आयरन का। ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल हैं, कि जब भी एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर को वो गर्म कर देता है। दैट इज हीट एनर्जी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हर बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। हमारी बॉडी का भी रेजिस्टेंस है, हर मेटल का भी रेजिस्टेंस होगा। बस ये है कि वो मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है ताकि करंट को वो इजिली फ्लो होने दे। और वही जब नॉन मेटल की बात करते हैं, इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है उनकी। हाँ, क्या होता है बहुत पुराना? हाँ, वहां तक कैसे वायर जल सकता है, जबकि वहां ज्यादा जल सकता है, क्योंकि आपके वायर बहुत दिनों से है ना वहां पे। तो उनका क्या होता है, वो जो बाहर का जो ये इंसुलेशन होता है ना, हम जब भी वायर लगाते हैं तो बाहर एक इंसुलेशन होता है कि नहीं? ये वायर से मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बाहर एक इंसुलेशन है।
अंदर तो कॉपर वायर है ही, पर उससे बचने के लिए कि किसी को भी टच होकर के उसको करंट ना लग जाए, तो बाहर एक इंसुलेशन है। ये इंसुलेशन टाइम के साथ वियर एंड टियर होता है ना। कोई दो वायर आपस में घिस रहा है बहुत समय से, तो उनका ये जो इंसुलेशन है वो हट जाता है, और वो दोनों वायर्स जो है, जो तार है अंदर, वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं, और उसी से करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है। इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ये तो पुराने घरों में तो और ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वहां पे वायरिंग बहुत पुरानी है ना। जैसे नए घर बने तो वहां तो आपने नए नए वायर्स लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पुराने घरों में वायरिंग और पुरानी होती जा रही है, वो घिसते जा रही है वायरिंग्स, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वायर्स की इंसुलेशन पूरी गायब हो जाएंगी। अब डर है कि आप टच करोगे तो आपको भी करंट लग सकता है, और दो वायर आपस में टच हो गए तो वहां पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। क्या नहीं है वहां पे? हाँ, हाँ, तो मेंटेनेंस करते रहते हैं ना वहां भी, तो इंसुलेशन इतनी रहती है कि वहां मेंटेनेंस भी करते रहते हैं उन लोग। तो वो भी तो इंसुलेशन में बैठ रहे हैं ना। और देखो, अल्टीमेटली हमें सर्किट कंप्लीट चाहिए। करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्या होता है, कंप्लीट। जैसे अगर मैं भी कोई थोड़ा मोटा करंट अगर छू करके, नीचे मैंने अगर एक लेदर की चप्पल पहनी है या मैं लकड़ी की स्टूल पे खड़ा हूं, तो मुझे करंट लगने के चांसेस कम है, क्योंकि बीच में एक इंसुलेटर है। करंट तभी फ्लो करता है जब आपका सर्किट कंप्लीट होता है। बीच में अगर मैंने सर्किट को ब्रेक कर दिया ना, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए वहां भी करंट उतना ज्यादा फ्लो नहीं कर रहा है उनकी बॉडी में, कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर, आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि आर क्या हो जाएगा, वी बाय आई। आर क्या हो जाएगा, वी बाय आई। इसी से तो निकाला है, कुछ नया थोड़ी ना है। आप आई भी निकाल सकते हो वी बाय आर, या आर निकाल सकते हो वी बाय आई। तीन तरीके से आप ओम्स लॉ को लिख सकते हो। V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। सुन रहे हैं क्या? अब क्योंकि ये दोनों इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आप इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन। वोल्टेज और करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आप क्या करते चलो, पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाते चलो, करंट मेजर करते चलो। पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं वोल्टमीटर, और करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं एमीटर। आप वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करके लिखते चलो, और हर वोल्टेज पे करंट मेजर करके लिखते चलो। आप जब इनका ग्राफ प्लॉट करोगे एक्स और वाई एक्सिस में, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का जब स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालना आता है ना, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। जब आप स्लोप, कौन वीर? नहीं, तो निकनेम बोल रहा होगा तो पता नहीं भाई मेरे को। ठीक है, तो आप जब इसका स्लोप निकालोगे, तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वाई में क्या है मेरा v, और x में क्या है i, तो v बाय आई क्या होता है r। तो आप अगर उसका स्लोप निकालोगे तो आपको उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, तो आप कॉपर वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, और उस बैटरी का पोटेंशियल बार बार चेंज करते चलेंगे। मतलब अपन ऐसा कुछ सेटअप होता है हमारा, ओम्स लॉ का एक सेटअप होता है, जिसमें हम कुछ ऐसा करते हैं, देखना। आपने एक बैटरी लगा दी ऐसे, और दूसरी बैटरीज ना ऐसे लगा सकते हैं अपन। और अगर आपने ऐसे कनेक्शन किया, तो उसको अभी सिर्फ 1 वोल्ट मिल रहा है। ध्यान से समझना है ना। ये मैंने लगा दिया वो कॉपर वायर जिसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। समझ रहे हैं? ये मैंने, ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या पता है, कि मैं इसको उठा के यहां लगा सकता हूं तो 2 वोल्ट मिलेगा। फिर मैं उठा के यहां लगा दूंगा तो 1 2 3 3 वोल्ट मिलेगा। फिर मैं उठा के यहां लगा दूंगा तो 1 2 3 4 वोल्ट मिलेगा। फिर मैं उठा के यहां लगा दूंगा तो 1 2 3 4 5 वोल्ट मिलेगा। समझ रहे? अलग अलग रीडिंग चाहिए ना मुझे, कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में करंट कितना कितना फ्लो कर रहा है, अपन को ये निकालना है। तो अपन एक एमीटर लगा देते हैं यहाँ पे। एमीटर हमें करंट बताता रहेगा कि कितना करंट फ्लो करवा रहा है ये वायर। ठीक है, तो वोल्टेज आपने 1 वोल्ट लिया तो करंट मान लो 1 एम्पियर आया होगा फॉर एग्जांपल, या चलो 0.5 ले लेते हैं, 0.5 एम्पियर आया होगा। 2 वोल्ट लिया तो करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था, यहां से पता चला। फिर आपने 3 वोल्ट कनेक्शन कर दिया, इसको कनेक्शन को यहां फिट कर दिया ऐसे। समझ रहे हैं? तो वो 1.5 एम्पियर किया होगा। फिर 4 वोल्ट में 2 एम्पियर किया होगा। 5 वोल्ट में 2.5 एम्पियर किया होगा। अब जब इन सब का ग्राफ प्लॉट किए, कैसे किए ग्राफ प्लॉट,
यहां ले लिया आपने V, यहां ले लिया आपने I। V में क्या है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और करंट को 0.5 से डिवाइड करूं तो 0 के बाद 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। पहला पॉइंट कहां बनेगा, यहां पे 1 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर दिख रहा है। दूसरा पॉइंट कहां बनेगा, ये तो 0.5 है ना, और ये 1, ये 1.5, 2 और 2.5, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 2 वोल्ट में कहां बनेगा, यहां पे, 3 वोल्ट में कहां बनेगा, यहां पे, 4 पे यहां पे, और 5 में यहां पे। क्या बना, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्लोप निकालें इसका, तो V बाय आई, यानी कि आप इसी में से निकाल सकते हो। ये हो गया चेंज इन वाई एक्सिस, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकाल रहा हूं ऐसा, x2 y2, x1 y1। तो y2 माइनस y1, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, व्हाट इज द पॉइंट, नेम ऑफ दिस पॉइंट, 2.5, 5। पहले x लिखते हैं ना, फिर y लिखते हैं, और इसका क्या होगा 0.5, 1। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा 4/2, दैट इज 2 ओम। रेजिस्टेंस क्या आया, 2 ओम। ये उसका यूनिट होता है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। R इज इक्वल्स टू V बाय आई, यानी कि पोटेंशियल पर एम्पियर, ऐसा बोल सकते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओम, OHM, इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, बाकी आपके नॉन मेटल्स का, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गया क्या, ये ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है ना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ के स्लोप से क्या मिल जाता है हमें, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। हमने ये ओम्स लॉ किसके लिए बनाया है, एक कंडक्टर को अपने सर्किट में लगाया और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट को मेजर करके पॉइंट प्लॉट कर दिए, और वो पॉइंट को जब ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन। एक इसमें वेरिएशन और समझना क्या होता है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ग्राफ उल्टा कर देता है, बी यहां ले लेता है, आई यहां ले लेता है, तब भी बनेगी तो स्ट्रेट लाइन ही, पर अब स्लोप से रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, 1 बाय स्लोप से रेजिस्टेंस निकलेगा। कैसे, आप इसका स्लोप निकालोगे इस ग्राफ का तो I बाई वी आएगा, पर रेजिस्टेंस I बाई वी होता है क्या, रेजिस्टेंस तो V बाय आई है। तो आपको इस टाइप के ग्राफ के लिए रेजिस्टेंस निकालना है तो 1 बाय स्लोप करना पड़ेगा। सुन रहे हैं क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टिक विद द बेसिक। बेसिक क्या है, R इज इक्वल टू V बाय आई, और स्लोप क्या होता है, Y बाय एक्स। तो यहाँ पे Y एक्सिस में क्या है I, X एक्सिस में क्या है V, तो अगर आपने स्लोप निकाला तो I बाई V निकलेगा, V बाय आई नहीं निकलेगा। हाँ, इस ग्राफ का स्लोप निकाले तो V बाय आई निकलेगा, तो इसका स्लोप आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस देगा, बट इस टाइप के ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो एक बार रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, तब आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए V और I को चेंज कर देता है। क्लियर है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। क्लियर है, अब आते हैं अपन सर्किट में, क्योंकि हमने करंट पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, हमने चार्ज पढ़ लिया। अब इस करंट को फ्लो कराने के लिए एक पाथ चाहिए, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट। और ये सर्किट कैसा होना चाहिए, एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, कहीं भी बीच में आपको सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए। और सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स अपन लगाते हैं, एक तो आपका कंडक्टर होता है जिसको वायर अपन ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वायर को, फिर आपके पास कुछ बल्ब वगैरह हो सकता है, बल्ब के लिए ये सिंबल होता है, फिर कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस को अपन ऐसे जिगजैग लाइन से शो करते हैं, और स्विच या की होता है। देखो, दो टाइप के अपन स्विच पढ़ते हैं, एक होता है ऐसा टैपिंग स्विच, जैसे ये स्विच ओपन है ना, ये स्विच क्या है, ओपन स्विच है, पर अगर आप इसको टैप कर दोगे, धक्का दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, अब ये क्लोज स्विच हो गया। क्या हो गया, ये क्लोज स्विच है। क्लियर। और एक होता है की, ऐसा बीच में ऐसा दिखाते हैं, लाइक दिस। क्या होता है ना, एक्चुअली ये दो वायर हैं, समझ लो ऐसे वायर हैं, बीच में गैप है, तो उसी के कारण तो ओपन हो गया ना। पर अगर मैं बीच में कुछ मेटल का चीज रख दूं तो अब कंप्लीट हो गया वापस पाथ। तो अपन क्या करते हैं, ये जो गैप शो कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, बीच में कुछ अगर अपन ने मेटल चीज रख दी तो ये क्लोज की हो गया, और अगर कुछ नहीं रखोगे तो ये क्या है,
ओपन, ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, ओपन मतलब करंट, हाँ ऑफ, ओपन मतलब ऑफ, ओपन मतलब आप चालू मत सोचना, ओपन मतलब चालू की लाइट चालू है, उल्टा होता है ना। ओपन मतलब करंट नहीं फ्लो करेगा, सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब क्या है, सर्किट खुला हुआ है, और सर्किट अगर खुला हुआ है, ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, आपका जो भी डिवाइस है वो ऑफ रहेगा, समझ रहे हैं। पर जहां आपका सर्किट क्लोज सिचुएशन में है, वहां पे करंट फ्लो करेगा और आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, ऑन। एम आई क्लियर? देखो वायर का खुद का रेजिस्टेंस तो होता है, पर कई बार क्या होता है ना, वो वायर का रेजिस्टेंस इनफ नहीं होता, और हम चाहिए कि हमको अपने डिवाइस को ज्यादा करंट नहीं देना है, तो हम एक और आउटर रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये सेरेमिक के बने हुए होते हैं रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टर्स बोलते हैं इनको, और इनकी वैल्यू को रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आप मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे भैया 100 ओम का रेजिस्टेंस देना, तो आपको दे देगा 100 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। आप बोलोगे भैया 1000 ओम का रेजिस्टेंस देना, 1 किलो ओम, तो आपको 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे देगा। आप उसको अपने सर्किट में लगा सकते हो अगर जरूरत है तो। जैसे कि आप एलईडी जानते हैं ना, एलईडी, एक एलईडी को अगर आपने 5 वोल्ट की बैटरी से उस एलईडी को डायरेक्ट लगा दिया, एलईडी में क्या होता है, एक टर्मिनल छोटा होता है, दूसरा टर्मिनल बड़ा होता है, छोटा टर्मिनल को नेगेटिव बोलते हैं और बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव। ये आपका एलईडी है। अगर आपने इसको डायरेक्टली 5 वोल्ट से लगा दिया ना, वायर से भी यूज करके, तो ये एलईडी आपका खराब हो जाएगा। जलेगा तो बहुत अच्छा, एकदम ब्राइट जलेगा, है ना, बट कुछ दिनों में, कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा करंट दे दिया उस एलईडी को। ठीक है, अब उस एलईडी को सही तरीके से कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना। ये रहा हमारा एलईडी, उसका पॉजिटिव लेग, नेगेटिव लेग। पॉजिटिव लेग को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव को डायरेक्ट ना कनेक्ट करके मैंने बीच में क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस मेक श्योर करेगा कि इस एलईडी को उतना ही करंट देना चाहिए या जाए जितना इसको चाहिए, जिसमें ये खराब ना हो जाए, उसके पास करंट लिमिट से ज्यादा ना चला जाए। तो वायर के पास तो रेजिस्टेंस होता है, खुद कॉपर का खुद का रेजिस्टेंस है, बट दैट रेजिस्टेंस इज नॉट इनफ। कभी कभार वो रेजिस्टेंस काफी नहीं होता है, तो हम आउटर रेजिस्टेंस लगाते हैं, और उसको शो करने के लिए ये सिंबल होता है, जिगजैग लाइन, दिस शोज द रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी में भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस की कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप यहां ना लगा करके यहां भी लगा सकते हो। यहां नहीं अच्छा लग रहा है, यहां लगा दो, यहां लगा दो, सर्किट में होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस सर्किट के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है रेजिस्टेंस का मतलब। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टर लगा दिया, चलो यहां पे अपन एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पे अपन एक बैटरी लगा देते हैं या सेल लगा देते हैं। ये एक सिंपल सा सर्किट है, जिसमें क्या क्या कंपोनेंट है। एक हमारा लोड है, लोड मतलब जिसको चलाना है, उसको तो लगाओगे ना, जिसको चलाना है। मतलब वॉशिंग मशीन चलाना है, तो वॉशिंग मशीन को तो प्लग में लगाओगे ना, सॉकेट में लगाओगे, तो ये हमारा लोड है, बल्ब। ठीक है, एक रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये स्विच होता है, और ये हमारा पोटेंशियल का सोर्स होता है, जो सिंपल सेल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लोगे तो बैटरी हो सकती है। ठीक है ना। क्या क्या सिंबल यूज करते हैं अपन, ये आपका सिंगल सेल है, और लगा दोगे तो ये हो जाएगी बैटरी। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल, और अगर रेजिस्टेंस के सिंबल में ऐसा कुछ एरो बना हुआ है, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। आप कार में कभी बैठते हो, तो आप वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए एक नॉब घुमाते हो ना, जिससे कार का वॉल्यूम, वो गाने का वॉल्यूम कम ज्यादा होता है। वो एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टर है। आप घुमा करके रेजिस्टेंस चेंज करते हो, उसके अकॉर्डिंग साउंड कम ज्यादा होता है। तो वो एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टर है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो बिना उस रेजिस्टेंस को हटाए। देखो, आपने अगर अपने सर्किट में फिक्स वाला रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब वो सर्किट में जुड़ चुका है, अब आप उसको हटा नहीं सकते। कहीं आपको लगा कि नहीं यार, ये रेजिस्टेंस तो कम हो गया है, हमको और ज्यादा लगाना है रेजिस्टेंस, तो अब उसको निकालना पड़ेगा फिर आपको। तो वो सोल्डरिंग करा हुआ रहता है, उसको आपको डीसोल्डर करना पड़ेगा निकालने के लिए, है ना। पर अगर आप एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाओगे, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा चेंज करने का। हाँ, लेंथ के हिसाब से काम करता है। जैसे हम ना वायर की लेंथ को बढ़ाते जाओगे ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। जैसे आपने इतना छोटा वायर लिया आपने सर्किट में, तो रेजिस्टेंस कम होगा, पर अगर आप इतना बड़ा वायर के साथ काम करोगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा लेंथ के हिसाब से। तो वो अपन घुमा के ना उसके लेंथ को कम ज्यादा करते हैं, उससे रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। ठीक है,
चलो, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर को दिखाने के लिए अपन कैपिटल वी लिखते हैं सर्कल के अंदर, एम मीटर को दिखाने के लिए कैपिटल ए लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे अगर अपन एक सर्किट बनाए, तो अगर मुझे एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है तो मैं ऐसे लगाऊंगा, देख रहे हो, उसके पैरेलल में। और इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालने के लिए मैं एमीटर कहां लगाऊंगा, सीरीज में। समझे ये सर्किट, एमीटर इज इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल। और ये रहा आपका एक पोटेंशियल डिवाइस प्लस माइनस। ठीक है, ये एक सिंपल सा सर्किट बना है। अच्छा, स्विच लगाना भूल गया ना मैं, स्विच लगा लो, यहां लगा देते हैं, और ऐसा एरो दे दो ऐसे, ये नीचे जाएगा तो ओपन हो जाएगा, सॉरी क्लोज हो जाएगा, और ऊपर आया तो ओपन सर्किट कहलाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा और भी सिंबल्स होते हैं, एक ऐसा जो लाइन खींच रहे हैं ये क्या होता है, कनेक्टिंग वायर्स। क्या होते हैं ये, कनेक्टिंग वायर्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो वायर आपस में ऐसे जाते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। दो कनेक्टिंग वायर्स है बट वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ऊपर से जंप करके गया है, समझ रहे ना। जैसे कोई भी दो वायर, जैसे ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है ना ऐसे, ये वायर है और उसके ऊपर से ये भी चला गया, ये क्या कनेक्टेड है क्या, दोनों ऊपर से जंप होकर गया। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ज्वाइन करना है, तो आप ऐसे ज्वाइन कर दो दोनों को, तो अब क्या होगा कि जो करंट यहां से आ रहा है वो इधर, इधर और इधर तीन जगह डिवाइड होने वाला है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये आपके कनेक्टिंग वायर्स नॉट कनेक्टेड, कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टेड। ठीक है, और क्या सिंबल्स हैं, की तो मैंने बता दिया ना आपको, की और स्विच, स्विच हो गया, और की ऐसा होता है सर, ब्रैकेट के अंदर बिंदु है तो वो क्लोज्ड है, और अगर वो पॉइंट नहीं है यानी कि वो ओपन है। वो पॉइंट का मतलब ये कि आपने उसके बीच में कुछ डाल दिया है। वो दो वायर्स थे, देखो ऐसा थे वो दोनों वायर्स, बीच में गैप था, सुन रहे हैं क्या, ठीक है। तो इस पेन को लो और इस गैप में डाल दो ऐसे, तो ये आपका की बंद हो गया, समझ गया क्या, उसको पाथ मिल गया ना बीच में जाने का, एक ब्रिज टाइप का बन गया, समझ लो। पर हाँ, अगर आपने उसमें कोई प्लास्टिक की चीज डाल दी तब तो वो नॉन कंडक्टिंग है ना, तब तो वो ओपन ही कहलाएगा, समझ रहे। तो हमें कुछ जो हमारी की होती है ना, वो मेटल की होती है, हम उस गैप में जाके उस मेटल की को फंसा देते हैं, तो पाथ कंप्लीट हो गया। निकाल दोगे तो पाथ वापस से गैप आ जाएगा बीच में, ठीक है। हाँ, बता रहा हूँ मैं ना, एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें आपको रेजिस्टेंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, ठीक है। एक और टॉपिक पढ़ते हैं विच इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार क्या होता है, एक रेजिस्टेंस इनफ नहीं होता है, कुछ बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक रेजिस्टेंस इनफ नहीं होता हमारे सर्किट के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको सीरीज में और लगाते जाते हैं। तो जैसे आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आपके पास 3 ओम का भी एक रेजिस्टेंस है, और आपके पास 1 ओम का भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, आपको लग रहा है कि नहीं 1 ओम इज नॉट इनफ, मुझे 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप मार्केट जाके 6 का खरीदने मत जाओ, आपके पास तो 2 और 3 भी है ना, आप तीनों को बैक टू बैक ऐसे कनेक्ट कर दो, 1 ओम के बाद 2 ओम, और 2 ओम के बाद 3 ओम, कनेक्ट कर दो। ये तीनों सीरीज में आपस में क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, यहां से 6 ओम मिल जाएगा। तो आपको मार्केट जाकर के नया 6 ओम का रजिस्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन अवेलेबल 3 से 6 बना सकते हो। तो जब भी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं ना, तो उनका इक्विवेलेंट ऐड हो जाता है, यानी कि आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, R1 R2 R3 if connected in series across a potential difference V volt, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, RS, which is the sum of all the 3 resistances। समझ में आ रही बात। अब करंट जो प्रोड्यूस होगा ना, वो इन तीनों के हिसाब से होगा। पूरे पूरे पाथ में कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम का। कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3, टोटल कितना हो गया, 6 ओम। बैटरी को एक वैल्यू बोलो, 12 वोल्ट की बैटरी ले लूं, ठीक है। अब आपको अगर इसमें से करंट निकालना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा ओम्स लॉ हमेशा काम आएगा हमको। तो करंट ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल्स टू
V by R या V is equals to IR से तो आया ना ये, एक याद रखो बाकी तो बना लेंगे अपन, है ना। तो I is equals to V by R, ये होता है। V कितना है हमारे सर्किट का 12 वोल्ट और R कितना है 6, 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6 ओम। तो कितना आया आंसर 2 एम्पियर। ये करंट आपका आया 2 एम्पियर का। सुन रहे हैं क्या? अब ये 2 एम्पियर करंट यहां से गया, यहां फ्लो किया, यहां फ्लो किया, यहां फ्लो किया और आके वापस इधर आ गया, क्लोज हो गया ना, सर्किट कंप्लीट है। तो देखो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने का फायदा क्या होता है कि हम तीनों को सेम करंट दे रहे हैं, तीनों को सेम करंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे करंट के पास और कोई दूसरा पाथ ही नहीं है कि वो वहां जाए। अगर एक ही रोड होगी तो सब वहीं से नहीं जाएंगे, हाँ है ना। हाँ, अगर हमारे पास और एक रोड है तो कुछ लोग उस अल्टरनेट रोड को ले सकते हैं और कुछ लोग इस रोड को ले सकते हैं, पर अपने पास तो अभी एक ही रास्ता है, इस करंट के पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहीं से फ्लो करेगा। तो जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं करंट सब में सेम होता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल। समझ में आ रहा है क्या, है ना। अब बात करते हैं वर्क डन की। हमने कितना वर्क डन दिया है सबको मिला करके 12 वोल्ट का, कितना दिया है 12 वोल्ट। पर क्या कोई भी एक रेजिस्टर 12 से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं, ये वाला का एक एंड यहां से कनेक्टेड है, फिर देखो इसका दूसरा एंड तो इससे कनेक्टेड है, इसका दोनों एंड बैटरी से कनेक्टेड नहीं है और इसका भी एक एंड बस बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब किसी को भी कंप्लीट 12 नहीं मिल रहा है, किसी को भी कंप्लीट 12 नहीं मिल रहा है। तो सबको क्या मिल रहा है 12 का थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो कौन कितना लेगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। देखो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप सोचिए कि एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, एक थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर है और एक और बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो आपकी गाड़ी को आपको ज्यादा स्लो कहां करना पड़ेगा? सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर में। सबसे ज्यादा वर्क आपको वहां करना पड़ेगा गाड़ी को रोकने के लिए। तो ग्रेटर द रेजिस्टेंस मोर द वर्क इज डन टू क्रॉस दैट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये 12 वोल्ट भी ना उसी हिसाब से तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है? R1, तो उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, तो उसका वोल्टेज भी कम, मतलब उसका वर्क डन भी कम होगा। R2 से थोड़ा ज्यादा है तो उसमें थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और R3 थोड़ा और ज्यादा तो उसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन मतलब V, वर्क डन मतलब V पोटेंशियल। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ, I इंटू R। अब आप सोचो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2, 1 तो उसका वैल्यू है ओम। अभी तो अपन बात की है करंट सब में सेम फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, पर रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है ना। तो आप अगर इसका निकालना चाह रहे हो V1, इसको बोल लो V2, इसको बोल लो V3। तो V1 कितना होगा I इंटू R1, V2 कितना होगा I इंटू R2 और V3 कितना होगा I इंटू R3। देखो I मैंने सब में सेम लिया ना क्योंकि सीरीज में, ठीक है। चलो वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना आया 2 वोल्ट, 2 इंटू 2 कितना आया 4 वोल्ट, 2 इंटू 3 कितना आया 6 वोल्ट, ऐड करके 12 आ रहा है। तो 12 इस तरीके से स्प्लिट हो गया तीनों में, समझे क्या? देखो लगे तो तीनों 12 के अक्रॉस ही है ना, पर कोई भी डायरेक्टली नहीं लगा है, कोई भी डायरेक्टली पूरा 12 वोल्ट नहीं ले पा रहा है। तो वो 12 वोल्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड हुआ। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था वहां वर्क डन ज्यादा हुआ, जिसका रेजिस्टेंस कम था वहां वर्क डन कम हुआ। आप समझ गए? तो सीरीज का कंक्लूजन क्या है? कहां गया? सीरीज का कंक्लूजन क्या है कि सीरीज में सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। हाँ, मैंने अगर सेम रेजिस्टेंस लिया होता तो सेम होता पोटेंशियल डिफरेंस भी। मान लो मैंने तीनों को 1 वोल्ट का लिया होता, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 12 वोल्ट की बैटरी, अभी भी सेम। सुन रहे हैं? R1 भी आपका 1 ओम है, R2 भी आपका 1 ओम है, R3 भी 1 ओम है। 12 वोल्ट के हिसाब से करंट निकालें कितना आएगा, क्योंकि अब रेजिस्टेंस आपने कम कर दिया ना पाथ का, तो करंट बढ़ेगा ना। क्या बोलते हैं? पहले पाथ का रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम, अब कितना है 1 + 1 + 1 3 ओम है। तो अब करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V बाय R विच इज 12/3 विच इज 4 एम्पियर। तो सब में से कितना करंट फ्लो होने वाला है 4 एम्पियर। तो चलो निकालें, इसको नाम दे दो
V1 इसको नाम दे दो V2 और इसको नाम दे दो V3। तो V1 कितना हो जाएगा 1 into 4 दैट इज 4 वोल्ट। V2 भी 1 into 4 यानी कि सब IR कर रहे हैं अपन, I into R, I into R और V3 भी I into R 4 वोल्ट। ऐड करने पर समझ आएगा। तो सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है हर रेजिस्टेंस में, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है। अगर सबकी वैल्यू अलग अलग है तो सेम वैल्यू लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, अब दूसरा कनेक्शन होता है पैरेलल। हाँ मतलब हाँ 5 है और वोल्ट 12 है, तो मतलब मैं समझा नहीं। मैं नहीं समझा क्वेश्चन, आप बताओ कैसे ड्रॉ करना है मुझे, मतलब सर्किट समझाओ। 12 वोल्ट का बैटरी ले रहा हूँ है ना? हाँ, और क्या बोल रहे हो? एम्पियर 5 वोल्ट क्या होता है? करंट 5 एम्पियर। देखो करंट कितना प्रोड्यूस करेगा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो पहले आप रेजिस्टेंस बताओ कितना है सर्किट में। तीनों 1 1 वाले हैं, तो करंट 4 एम्पियर ही फ्लो करेगा, जैसे अभी अपन ने निकाला था। हम करंट कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि आपके पाथ में कितना रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल कितना है, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो करंट निकालने का तो यही तरीका, आप अपने मन से नहीं बोल सकते कि इसमें 5 एम्पियर फ्लो करेगा। करंट किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल पे और कितना रेजिस्टेंस है उस पाथ पे। समझ गए क्या? तो अकॉर्डिंगली यहां पे 4 एम्पियर ही फ्लो करेगा, तो सब में 4 4 4 जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी थी तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 2 ओम का 2 रजिस्टर है, बट मुझे अपने सर्किट में ना 1 ओम चाहिए। क्वेश्चन समझ गए मेरा? तो मार्केट जाना पड़ेगा फिर से 1 ओम का खरीदने के लिए, पर हम मार्केट नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हमको पैरेलल कनेक्शन भी आता है। पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है? हम 2 ओम के दोनों रजिस्टर को ऐसा कनेक्ट करते हैं कि हम बैटरी को डायरेक्टली उसके दोनों एंड से कनेक्ट करते हैं। अब आप समझना, ये रहा आपका एक 2 ओम का रजिस्टर, ये रहा दूसरा 2 ओम का रजिस्टर, समझना ना। इसका भी एक एंड बैटरी से कनेक्टेड है, दूसरा एंड भी बैटरी से कनेक्टेड है। इसका भी एक एंड बैटरी से कनेक्टेड है और इसका भी दूसरा एंड बैटरी से कनेक्टेड है। समझ रहे हैं? यानी कि दोनों डायरेक्टली 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, दोनों डायरेक्टली 12 वोल्ट से। जैसे वहां पे नहीं था, वहां पे तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, दूसरे का टेल पीछे वाले के हेड के ऐसा कनेक्टेड था ना, तो अल्टीमेटली कोई भी डायरेक्टली पोटेंशियल सोर्स से कनेक्टेड नहीं था। बट यहाँ पे देखो दोनों रेजिस्टेंस का दोनों एंड आपके वोल्टेज से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात? तो इस केस में जब करंट प्रोड्यूस होगा तो वो जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल दोनों का 12 वोल्ट है, सुन रहे? पोटेंशियल दोनों का क्या है? 12 वोल्ट। अब करंट डिवाइड होगा अंदर जाने के बाद, वो भी किसके हिसाब से डिवाइड होगा? किस पाथ में ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां कम करंट जाएगा, और जिस पाथ में कम रेजिस्टेंस है वहां ज्यादा करंट जाएगा। और किस्मत से यहां तो दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, तो वो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। पहले निकाले कितना करंट आएगा। तो इसके लिए अपन कॉम्बिनेशन क्या करते हैं? 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। समझना एक बार, पहले एक जनरल डायग्राम देखना कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है R1 एंड R2, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ऐसे ऐसे निकालते हैं अपन RP। RS क्या था? रेजिस्टर्स इन सीरीज, उसके अपन सिंपली ऐड कर देते थे। बट यहां RP निकालने के लिए 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देखो यहां निकाल के देखते हैं, ठीक है? तो 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, यही करूंगा, है ना? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 बाय 2, यानी कि 1 ओम। यही तो चाहिए था अपन को। यानी आप सोचो 2 ओम के 2 रजिस्टर लगे हैं पैरेलल में, पर वो बिहेव कैसे कर रहे हैं? 1 ओम जैसे। इसके पहले वाले में 1 2 3 सीरीज में लगे थे, पर वो बिहेव कैसे कर रहे थे? 6 ओम के जैसे। तो हमें अगर अपने पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कनेक्ट देम इन सीरीज।
और अगर पाथ के रेजिस्टेंस को कम करना है तो कनेक्ट देम इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, वैल्यू कम हो जाती है। अब देखो ना, हमारा जो आंसर आया है 1 ओम, वो हमारे दोनों रजिस्टर की वैल्यू से छोटा है। हमारा आंसर क्या आया? 1 ओम, जो दोनों रजिस्टर की वैल्यू से छोटा है। और यहां जो हमारा आंसर आया 6 ओम या 3 ओम, वो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू से बड़ा है। तीनों का वैल्यू क्या है? 1 1 1। तीनों से बड़ा है कि नहीं है? इसके पहले 1 2 3 लिए थे तो आंसर कितना आ रहा था? 6। वो तीनों से बड़ा है कि नहीं है? तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट आता है वो सबसे बड़ा होता है, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा होता है। तो यहां दोनों में छोटा कौन है? 2, और उससे छोटा है ना 1। क्लियर है? तो और यहां पे कंक्लूजन क्या है? अब देखो, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो करंट निकालें, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। कितना है वोल्टेज? 12। रेजिस्टेंस कितना आया? 1। तो करंट कितना हो गया? 12 एम्पियर। कितना करंट हुआ? 12। अब ये 12 एम्पियर जब यहां जाएगा ना, तो यहां आकर के पास 2 पाथ है ना? एक जगह जाने के लिए 2 पाथ है उसके पास। उसको पहुंचना कहां है? यहां पे आना उसको। तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, बचा हुआ करंट इधर। अब क्योंकि किस्मत से दोनों रास्ते ऐसे हैं जिससे सेम टाइम लगना है पहुंचने में, तो आप कोई सा भी रास्ता ले सकते हो। तो इसलिए 6 एम्पियर इधर गया और 6 एम्पियर इधर। समझ आए क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन समझते हैं कि रेजिस्टेंस अलग अलग लेते हैं। आप ले लो, एक में 1 ओम, दूसरा ले लो 2 ओम। सुनना यहां पे है ना? और ये रहा 12 वोल्ट का सेल। ठीक है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें। कैसे करते हैं? 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाय 2। बट ये तो 1 बाय आरपी है ना, तो आरपी कितना आ जाएगा? 2 बाय 3। 2 बाय 3 ओम। ये हमारे पाथ का रेजिस्टेंस है, यानी कि 0.67। 0.67 जो कि छोटे वाले से भी छोटा है। 0.67 इज लेस देन 1। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो पैरेलल में यही तो फायदा है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे अगर करंट निकालना है तो आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। व्हाट इज वी? व्हाट इज आर? 2/3। अभी मत करो, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। 0.67 कर लूंगा तो पॉइंट पॉइंट आ जाएगा। हाँ, ऊपर लेके जाएं। 36/2 कितना आया? 18 एम्पियर। कितना आया? 12 थी 36/2 इज 18 एम्पियर। अब ये 18 एम्पियर करंट यहां तक तो आ गया, बट यहां आने के बाद उसको 2 पार्ट में डिवाइड होना है। अब इक्वल डिवाइड नहीं होगा। एक ऐसा रास्ता है जहां पे स्पीड ब्रेकर्स ज्यादा हैं और एक हाईवे है, तो जाहिर सी बात है लोग हाईवे प्रेफर करेंगे। जिसमें रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो कैसे हो जाएगा डिवाइड? कैसे होगा देखना। दोनों का पोटेंशियल तो 12 वोल्ट है ना, तो अगर मुझे I1, इसको नाम देते हैं I1, इसको नाम देते हैं I2, तो अगर मुझे I1 निकालना है तो क्या करूंगा? फॉर्मूला तो V बाय आर ही है, तो इसके लिए V कितना है? 12। R कितना है इसका? 1। तो कितना एम्पियर गया इसके पास? 12 एम्पियर। I2 में कितना जाएगा? बचा कुछ 6, पर निकाल के भी देखते हैं। 12/2 कितना आएगा? 6 एम्पियर। तो इस तरीके से 18 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग रहता है। ये उल्टा होता है। समझ रहे हैं क्या? हमने यहां पे लिखा ना सीरीज के लिए कि सीरीज में करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। और पैरेलल में क्या होता है? करंट डिफरेंट, वो भी डिवाइड कैसे होगा? आई इज इक्वल टू वी बाय आर करके हम करंट निकाल सकते हैं सबका, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, एक काम करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना? एक क्लास और करेंगे जिसमें वो पीडीएफ भी डिस्कस कर लेंगे। मैं पीडीएफ आज शेयर करता हूं, आप लोग उस पीडीएफ को एक बार देखो, है ना? जो भी आज हमने पढ़ा ना, उसका एक बार उसमें आप एक बार देख लो कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है उसमें से, है ना? जो भी उसमें से कुछ डाउट होगा ना पीडीएफ में, तो वो पीडीएफ में आप जो भी डाउट होगा फ्राइडे को पूछ लेना मुझसे। आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को एक क्लास और करके हम उस पीडीएफ को डिस्कस कर लेंगे। और एक टॉपिक और हमारा रेजिस्टिविटी वाला बचा हुआ है ना? तो वो अपन फ्राइडे को कर लेंगे। ठीक है, और उस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस भी होंगे ना, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। आंसर गलत आ रहा है, बाकी मेथड पता है, व्हाट्सएप पे ना मेरे को सॉल्यूशन